अंधेरे में एक चेहरा। एंग्लो इंडियन शिक्षक मिस्टर ओलिवर एक बार देर रात शिमला के बाहर बने अपने स्कूल लौट रहे थे। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग के समय से भी पहले यह स्कूल अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर चल रहा था और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ब्लेजर, टोपियाँ और टाई से सजे अधिकांशतः समृद्ध भारतीय परिवारों के होते थे। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका लाइफ ने एक बार भारत पर किए गए अपने फीचर में इस स्कूल की तुलना इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल इटेन से करते हुए इसे इटेन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी थी। मिस्टर ओलिवर यहाँ कुछ सालों से पढ़ा रहे थे। अपने सिनेमा घरों और रेस्तरां के साथ शिमला बाजार स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और कुंवारे मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम को घूमने शहर की ओर निकल पड़ते थे तथा अंधेरा होने के बाद देवदार के जंगल से गुजरते छोटे रास्ते से स्कूल लौटते थे। जब हवा तेज चलती थी तब देवदार के पेड़ों से निकलती उदास डरावनी सी आवाजों की वजह से अधिकांश लोग उस रास्ते का इस्तेमाल न कर मुख्य रास्ते से ही जाते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर भीरू या कल्पनाशील नहीं थे। उन्होंने एक टॉर्च रखा हुआ था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। टॉर्च से निकलता अस्थिर प्रकाश जंगल के संकरे रास्ते पर पड़ रहा था। जब उसकी अनियमित रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो चट्टान पर अकेला बैठा हुआ था, तब मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरा होने के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने थोड़ी कठोरता से उसके पास जाते हुए पूछा ताकि वह उस बदमाश को पहचान सके। लेकिन उस लड़के की ओर बढ़ते हुए मिस्टर ओलिवर को यह महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लड़का रो रहा है। उसने अपना सर झुका रखा था। अपने हाथों से उसने अपने चेहरे को थाम रखा था और उसका शरीर कांप रहा था। वह एक विचित्र बेआवाज रुलाई थी और मिस्टर ओलिवर को साफ तौर पर थोड़ा विचित्र महसूस हुआ। अच्छा, क्या बात है? उनकी आवाज में अब क्रोध की जगह सहानुभूति थी। तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने न जवाब दिया न ऊपर देखा। उसका शरीर पहरे की तरह खामोश सिसकियों के साथ कांपता रहा। अरे बच्चे, हो गया। तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ अपनी परेशानी। ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी, अगर आप उसे एक चेहरा कहना चाहें तो। उस चेहरे पर आंखें, कान, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। बस एक गोल चिकना सिर था और उसके ऊपर स्कूल की टोपी पड़ी थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए यह यहीं खत्म नहीं हुई। उनके कांपते हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। वह मुड़े और गिरते पड़ते पेड़ों के बीच से तेजी से भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे। वह अब भी स्कूल की इमारत की तरफ दौड़ रहे थे कि उनको बीच रास्ते में एक लालटेन झूलती दिखाई दी। मिस्टर ओलिवर चौकीदार से टकराकर लड़खड़ाए और हाफते हुए सांसें लेने लगे। क्या बात है साहेब? चौकीदार ने पूछा। क्या वहां कोई दुर्घटना हुई है? आप दौड़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा, कुछ बहुत ही भयावह। जंगल में एक रोता हुआ लड़का और उसका चेहरा भी नहीं था। चेहरा नहीं था साहेब? आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं? क्या आपका मतलब है कि वहां ऐसा था साहेब? चौकीदार ने पूछा और रोशनी अपने चेहरे के ऊपर ले गया। चौकीदार के चेहरे पर न आंखें थी, न कान, कोई और अंग नहीं, यहां तक कि भवें भी नहीं थी। और तभी हवा चली और लैंप बुझ गया। एक भूतहा साइकिल। उन दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले में शाहगंज से लगभग 5 मील दूर बसे एक गांव में रह रहा था और मेरे पास आवागमन का एकमात्र साधन एक साइकिल थी। हालांकि मैं किसी भी किसान से सहायता मांगकर उसकी बैलगाड़ी पर शाहगंज जा सकता था, लेकिन खराब रास्ते और अपने अनाड़ीपन के कारण मुझे साइकिल की सवारी तेज लगती थी। मैं लगभग हर दिन शाहगंज जाता, अपनी चिट्ठियां लेता, अखबार खरीदता, चाय के अनगिनत कप पीता और स्थानीय व्यापारियों से गप्पे लड़ाता। शाम के लगभग 6 बजे मैं एक निर्जन सुनसान जंगल के रास्ते से गांव की ओर लौटता। जाड़े के महीनों में 6 बजते ही अंधेरा हो जाता और मुझे साइकिल पर एक लालटेन रखकर चलना होता था। एक शाम जब मैं गांव की ओर जाने वाले रास्ते में आधा रास्ता तय कर चुका था, अचानक बीच रास्ते पर खड़े एक छोटे लड़के को देखकर रुक गया।
उस पहर में जंगल छोटे बच्चों के लिए सही जगह नहीं था। भेड़िए और लकड़बग्घे इस जिले में आम थे। मैं साइकिल से नीचे उतरा और लड़के के पास पहुंचा, लेकिन उसने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। किसका इंतजार कर रहे हो? अपने माता पिता का? नहीं, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने उसे रास्ते में नहीं देखा, मैंने कहा। वह शायद आगे होगी। अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, वह तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। लड़की ने सिर हिलाया और चुपचाप साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ गया। मैं कभी भी उसके नैन नक्श याद नहीं कर पाया। एक तो अंधेरा था, साथ ही उसने अपना चेहरा आगे की ओर कर रखा था। हवा हमारे विपरीत थी और साइकिल चलाते हुए मैं ठंड से कांप रहा था, लेकिन उस लड़के पर ठंड का कोई असर नहीं था। हम बहुत दूर नहीं गए थे जब मेरे लैंप की रोशनी एक और बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार यह एक लड़की थी। वह लड़के से थोड़ी बड़ी थी और उसके बाल हवा में बिखरे थे, जिससे उसका चेहरा लगभग छुपा हुआ था। ये रही तुम्हारी बहन, मैंने कहा। इसे अपने साथ ले चलते हैं। लड़की ने मेरी मुस्कान का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और लड़की की ओर देखकर भी उसने बस गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन वह मेरी साइकिल के पीछे करियर में बैठ गई और मुझे साइकिल चलाने के लिए कहा। मेरे आत्मीय सवालों के उत्तर वे हाँ ना में दे रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि वे अजनबियों से सावधान थे। कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर मैं इन्हें मुखिया के हवाले कर दूंगा और यह इनके माता पिता का पता लगा लेंगे। सड़क बिल्कुल समतल थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी पहाड़ी पर साइकिल चला रहा हूँ। और फिर मैंने ध्यान दिया कि लड़के का सिर मेरे चेहरे के बहुत करीब है और लड़की की सांसें बहुत तेज चल रही हैं और बहुत भारी हैं, जैसे कि वह खुद साइकिल चला रही है। ठंडी हवा के बाद भी मैं बहुत गर्मी और घुटन महसूस कर रहा था। मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया। नहीं, लड़का और लड़की दोनों एक साथ चिल्लाए। रुको नहीं। मैं इतना चकित था कि बिना कोई बहस किए मैं साइकिल चलाता रहा और तभी जब मैं उनकी मांग को अनदेखा कर रुकने की सोच रहा था, मैंने साइकिल के हैंडल पर टिके लड़के के हाथ की ओर ध्यान दिया। उसके हाथ लंबे हो गए थे, काले और बालों से भरे। मेरे हाथ कांपे और साइकिल रास्ते पर डगमगा गई। ध्यान से, बच्चे एक साथ चिल्लाए। देखो तुम कहाँ जा रहे हो? उनका स्वर अब धमकी भरा था और उसमें बच्चों वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कनखियों से अपने कंधे के ऊपर देखा और मेरा सबसे भयानक डर साकार हो गया। लड़की का चेहरा विशाल और फूला हुआ था। उसके पैर काले और बालों से भरे जमीन पर घसीट रहे थे। रुको, भयानक बच्चों ने आदेश दिया। नदी के पास रुको। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी साइकिल के आगे का चक्का एक पत्थर से टकराया और साइकिल मुझे नीचे गिराते हुए मेरे ऊपर गिर पड़ी। अब मैं धूल से लथपथ था। मैंने किसी कड़ी चीज का आघात अपने सिर के पीछे महसूस किया, जैसे कोई खुर हो, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि चांद आसमान से निकल चुका था और उसका प्रतिबिंब नदी के पानी पर चमक रहा था। दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं उठा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। तभी मैंने पानी उलीचने और छटपटाहट की आवाज सुनी और ऊपर देखा। दो छोटी काली भैंसें कीचड़ सनी चांदनी में चमकते पानी में खड़ी मुझे घूर रही थी।